कर रही हैं इस वक्त। तो ये 12, जैसे मैंने कहा, 12 नवंबर को शुरू हुआ। सिलक्यारा टनल जो कि गंगोत्री यमुनोत्री एक्सेस पे है, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में, वहां पर एक टनल के अंदर केव इन हुआ। ये टनल जो है 2 तरफ से इसको अटैक किया जा रहा है, और एक तरफ तकरीबन 200-250 मीटर अंदर ये केव इन हुआ है, और उसके वजह से जो वहां पर वर्कफोर्स थी, 41 वर्कर जो थे, दे हैव गॉट ट्रैप्ड इनसाइड, बिकॉज फर्दर बियॉन्ड 2 किलोमीटर तक आगे जहां से ये कोलैप्स हुआ है, 2 किलोमीटर तक वो इलाका, वो जो टनल है वो अंदर बना हुआ है, और उस तरफ से, दूसरी तरफ से बरकोट की तरफ से ये अटेम्प्ट हो रहा है। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन चल हो रहा है, मगर उधर भी अभी तक थ्रू एंड थ्रू कम्युनिकेशन जो था टनल का वो नहीं मिला था, अभी तक मिलाप नहीं हुआ था। सो दैट एंड इज ऑल्सो क्लोज्ड। As a result, the workers are trapped between the cave-in and the other end, which is yet to be accessed from the Barkot side. Now, इस वक्त वहां पर अलग अलग एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी इंजीनियर्स हैं, एसडीआरएफ है उत्तराखंड की, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, और बेशुमार और टेक्निकल एजेंसीज जो भारत सरकार के साथ मायना रखती हैं, वो वहां पर इस वक्त काम कर रही हैं। बेशक 10 दिन के अंदर अलग अलग हालतें पेश आई हैं वहां पर। यह एक बड़ी चुनौती का काम है। व्हेन अ टनल रेस्क्यू टेक्स प्लेस, इट्स अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी चैलेंजिंग एफर्ट जो इसके अंदर जाती है। इंटरनेशनल कंसल्टेशन भी हुआ है, यहां तक कि 3 या 4 कंसल्टेंट्स जो हैं बाहर से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वो भी साइट पर आए हैं, उन्होंने भी अपनी सलाह वहां पर दी है। द गवर्नमेंट हैज मेड श्योर दैट वेयरएवर वी हैड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, दोज एक्सपर्ट्स हैव बीन फ्लोन इन, हैव कम इन हियर एंड आर अवेलेबल फॉर एडवाइस। जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं, एक परसेप्शन शायद बन सकता है कि शायद वो बड़ी क्रैम्प्ड कंस्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर हैं। ये शायद सरासर गलत होगा सोचना। देयर इज एन एम्पल स्पेस इनसाइड, अप टू अबाउट 2 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। और जो अच्छी बात है वो है कि जब ये केव इन हुआ तो उस वक्त जो पावर ग्रिड से जो लाइन अंदर जाती है, वो लाइन कोलैप्स नहीं हुई, वो कटी नहीं। तो इट इनसाइड देयर इज लाइटिंग ऑल्सो अवेलेबल। साथ ही एक 4 इंच का, शुरू में 4 इंच का एक जो पाइप था, वो भी अवेलेबल था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज दैट डिड नॉट ब्रेक अप, डिड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। सो वी हैड अ लाइफलाइन विद द पीपल इनसाइड, थ्रू विच इनिशियल राशंस, सर्वाइवल राशंस, जैसे अब फौज में होता है, सर्वाइवल राशंस वे पुश्ड थ्रू ए कंप्रेसर। जो आपको मालूम है कि टनलिंग के वर्क में कंप्रेशन का काम बहुत होता है। सो द कंप्रेशन इक्विपमेंट वाज देयर, लाइफलाइन इज देयर, एंड द कंप्रेसिंग इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड टू पुश इन दीज एसेंशियल्स। उसके साथ साथ मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन, ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आमतौर पर विटामिन डी, विटामिन सी की खास जरूरत होती है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू पुश इन दीज आइटम्स इनटू दैट space, into the space where these 41 workers are at the moment existing. ये तो हुआ सर्वाइवेबिलिटी का। वाटर साथ में पानी, which is essential, such an essential aspect of human survival, क्योंकि ये लाइफलाइन थी उस वक्त, तो उस लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया गया for bringing in water. So there is sufficient water, there is sufficient oxygen inside, there is power and lighting inside. All the basic essentials and food survival rations have been pushed inside through compression. Obviously, your efforts to bring in any other food at this time have not been made. They will be shortly, and I will brief you about that subsequently. Now, as far as the efforts, what all efforts are going on? Before coming to the final efforts, families, a few families of the trapped workers have been transported there. Some of the states to which these
families belong, जैसे कि उत्तराखंड के 2 हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 है, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, बिहार के 5 हैं, वेस्ट बंगाल के 3 हैं, असम के 2 हैं, झारखंड के सबसे ज्यादा 15 हैं और उड़ीसा के 5 हैं. Contact with all these states, state administrations has been going on, and most of the states have already sent representatives there. कुछ ये जो families हैं वो पहुंच गई हैं वहां पर, and they are being accommodated by the district administration in the local hotels in the built-up areas which are near the site. And everyday efforts are going on to send the families up, and in 1 or 2 cases even they've been able to even talk through this 4-inch pipeline जो है, they've been able to even talk through it. Obviously one should not expect कि आपको strength 5 speech मिलेगी इस तरह की चीज में. You will obviously find it a very challenging experience to speak through a 80 meter pipe which is 4 inches in width. Obviously it will be a great challenge, मगर हर कोशिश हो रही है, क्योंकि the more families talk to the people who are inside, the better will be the morale, the better will be the survivability. तो ये सब चुनौतियां देखकर ये सब चीजें अपनाई जा रही हैं वहां पर सरकार की तरफ से. Now as far as the efforts are going on rescue work, there are आज काफी हद तक प्रिंट मीडिया के अंदर काफी तफसील के डिटेल भी आए हैं. Some diagrams, some illustrated figures have come inside which are quite well made. तो 5 जगह पर ये कोशिश चल रही है. कितनी सक्सेस कहां मिली है, आई विल नॉट गो इनटू द फुल डिटेल ऑफ इट, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि सबसे फोकस्ड एफर्ट है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बाय ए ऑगर. ऑगर एक इक्विपमेंट होता है जो रोटेशनल छेद करने में, मतलब एक टनल, छोटा टनल बनाने में सक्सेसफुल होता है, उसको अपनाया गया है. दैट्स बीन ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड and has been placed there, and it started working on the 16th. तकरीबन 21 या 22 मीटर मेरे ख्याल में it had succeeded, जबकि दोबारा एक रॉक फॉर्मेशन बीच में आ गया. This has become a bit of a challenge. उसके बाद बाकी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग एजेंसीज की एक्सपर्टीज देखते हुए उनको लाया गया वहां पर. उनका इक्विपमेंट जो है इंडियन एयरफोर्स के जरिए, इंडियन रेलवेज के जरिए यहां पर भेजा गया है. इट्स अ बिग चैलेंज ऑन द रोड्स टू टेक दिस वेरी वेरी बल्की इक्विपमेंट इनटू दोज एरियाज, और उनको वहां खड़ा करके, और कुछ जगहों पर ऐसा कि टॉप अटैक, मतलब अभी तक तो हॉरिजॉन्टल एफर्ट चल रही थी, अब टॉप अटैक ऊपर से भी कोशिश की जा रही है. उसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कें बनाई हैं, ऊपर ट्रैक्स बनाए हैं, बहुत जल्दी से बना दिए हैं वो, और उसके ऊपर इक्विपमेंट ले जाया जा रहा है. कुछ जगह पर ले जा चुके हैं, कुछ जगह पर अभी तक इक्विपमेंट वहां पहुंचा नहीं है. बहुत बल्कि और हेवी इक्विपमेंट है जो शायद 1-2 दिन में वहां पर पहुंच जाएगा. अब उसकी अलग चुनौतियां हैं. जब टॉप अटैक आप करते हैं, एक पीछे से बरोद की तरफ से एक कोशिश की जा रही है ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग इन ए ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल प्रोब इनटू दी टनल. ये जरा लंबा है और इसको ब्लास्टिंग के जरिए कोशिश की जा रही है, मगर ये ब्लास्टिंग के साथ तकरीबन दिन में 3 या 4 मीटर शायद आगे बढ़ेगा, और इसमें सच काफी वक्त लग सकता है. तो सबसे अच्छा जो इस वक्त साधन देखा जा रहा है वो है कि जहां पर से ये हम पहले ही 22 मीटर तकरीबन कर चुके थे और तकरीबन हमको 60-65 मीटर तक जाना है, उस इलाके से, उस पॉइंट से दोबारा जो है ये ऑगर के जरिए काम शुरू हो चुका है. अब आगे क्या यहां की जियोलॉजी है एग्जैक्टली उसको स्टडी कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट और वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं. साथ रास्ते में कुछ और इक्विपमेंट ऐसा फंसा हो उस टनल कोलैप्स के अंदर, कोई गाड़ी हो या ऐसी चीज हो, क्योंकि वहां पर कंक्रीट है, टनल का ऊपर का हिस्सा कोलैप्स हो चुका है, वहां पर सरिये होंगे, आयरन रॉड्स विच विल बी देयर. इन सब के थ्रू इसको प्रोब करके, टनलिंग करके और जाना है उस तरफ. ये सबसे
अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सबसे अच्छा तरीका है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो है उस तरफ पहुंच जाएगा। आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं हम लोग, और ज्यादातर मीडिया में ऑलरेडी आज ये फैल चुका है आज सुबह, कि इसी जरिए यहां से 6 इंच की एक एडिशनल पाइपलाइन अंदर तक पहुंचा दी गई है। शायद कुछ हद तक लोगों ने आज इसको में देखा होगा कि कोई वीडियो प्रोब भी अंदर गया था, मगर इसकी अहमियत यह है कि अब इसके जरिए एक तो आपके रिडंडेंसी हो गई है, 4 इंच की पाइपलाइन ऑलरेडी है, अब 6 इंच की आपकी पाइपलाइन हो गई, और इसके जरिए आप और खाना भेज सकते हैं। इसके जरिए शायद कोशिश करेंगे कि शायद कुछ कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट भी अंदर भेज सकें, ताकि वहां उनके साथ कम्युनिकेशन बना पाए। अभी इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं मैं उम्मीद करता हूं कि ये अथॉरिटीज वहां पर इस कोशिश में अभी इस वक्त लगी हुई हैं। तो ये इस वक्त हालत है, और एनडीआरएफ की 2 टीम्स वहां पर हैं, वो लगातार रिहर्सल में लगी हैं हर कंटिजेंसी के लिए, हर स्थिति के लिए। अगर किसी हालत में उनको क्रॉल करके अंदर जाना पड़ा और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मदद देनी पड़ी, या अंदर से फंसे मजदूरों को लाने के लिए उनको, क्योंकि वो शायद कमजोर हो चुके हों, उनको निकालने में मदद देनी पड़ी, ये सब कंटिजेंसीज जो हैं ये एनडीआरएफ इसको रिहर्स वहां पर कर रही है। आर्मी के इंजीनियर्स हैं वहां पर, जिनको मिनिस्ट्री ने वहां पर रख दिया है, एक टास्क दिया है, जहां जहां पर काम हो रहा है वहां पर वो प्लिंथ बना रहे हैं, सिक्योर उस इलाके को सिक्योर कर रहे हैं, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे इस तरफ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं अंदर ले जाने के लिए, प्रोब्स को ले जाने के लिए, वो उनके ऊपर किसी तरह की आपदा ना आए और वो बिल्कुल सिक्योर स्थिति में रहें। और बीआरओ तो अपना काम करता जा रहा है, जहां जहां सड़कों को बनाने का, इक्विपमेंट को ले जाने का की जो रिक्वायरमेंट है उस पर वो लगातार काम कर रहा है। मेरे साथ सेक्रेटरी साहब तो हैं यहां पर, जो जमीन पर जा चुके हैं, मुआयना भी कर चुके हैं पूरा, लगातार 24/7 उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज जो आप समझते हैं जो मैंने शायद नहीं कवर की हो, वो आपके लिए जरूर कवर करेंगे। अगर कोई सवाल है, मैं उनका जवाब बेशक देना चाहता हूं, मगर मैं थोड़ी सी आपको कॉशनरी के तौर पे बता देता हूं। ये मौका, ये स्थिति ऐसी है जब हमारा फोकस जो है वो है जान सलामती पर, लाइफ सेविंग एसेंशियली। और उसके बारे में कोई सवाल हो, और जो टेक्निकल सवाल हैं कोई के जो अटेम्प्ट्स हो रही हैं, बाकी चीजें हम बाद में भी इसके ऊपर बहुत वार्तालाप कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट ऑफ डिबेटिंग ऑन दिस व्हेनेवर this whole situation improves and turns for the better. Thank you, General Hasnain. You have given a very elaborate brief on the situation at the Uttarkashi tunnel. The floor is now open for questions. We'll begin from the row behind. Number 16, please. And after that, 170. माइक में बोलिए, माइक्रोफोन में बोलिए। ऐसे ही बोल दीजिए, मैं आवाज आ जाएगी। हाँ सर, नमस्कार। ये जो पूरी घटना हुई है और जो ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है और जिस तरीके से वीडियो आए हैं, इसके बाद अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, और दूसरा क्या कोई दिन आपने तय किया है कि इस दिन तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उन लोगों को बचा लिया जाएगा? नहीं, आज जो वीडियो आया उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ है आज का दिन में बेसिकली? देखिए, बेशक हाँ, वीडियोस वहां पर, उस वीडियो से आपको मालूम हो रहा है कि जो अंदर फंसे हैं मजदूर, वो उनकी जान सलामत है इस वक्त, और लाइट भी अंदर से दिख रही है काफी हद तक। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटे से अरसे में ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वहां डालकर और ज्यादा फोकस तरीके से, ज्यादा रिलायबल तरीके से हम वहां का चित्र दिखा पाएंगे बाद में, और उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे, ताकि उनकी एक्चुअल नीड्स क्या है उसके बारे में हम ज्यादा समझ पाएंगे। अभी जो आवाज है, कम्युनिकेशन बेशक बना हुआ है, मगर वो कम्युनिकेशन जो है थोड़ा उसमें चैलेंज है, क्योंकि वो उस पाइप के जरिए एक मेगाफोन के तौर पे आवाज ऊपर नीचे जा रही है। 170.
सर, जो 6 इंच की पाइप अंदर गई है, अभी कितना अंदर तक उसको भेजा गया है? दूसरा, ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन है, कब तक उम्मीद है? तमाम जो एजेंसियां लगी हुई हैं, एक्सपर्ट से भी बात हुई होगी, कब तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन अभी किया है, आपको टेक्निकल चुनौतियां जो हैं उसके बारे में काफी तफसील से बताया है। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये इतना आसान सरासर तौर पे वो होता, ऑपरेशन होता, तो सरकार, टेक्निकल एजेंसीज, मिनिस्ट्री ये एक साधन इस्तेमाल करती सिर्फ इसको रेस्क्यू के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल। यहां सब ऑप्शंस देखे जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह की चुनौती है। हर ऑप्शन देखा जा रहा है। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें काफी वक्त लग सकता है, बहुत रिसोर्सेज लग सकते हैं। तो मैं इस वक्त मैं समझता हूं कि कुछ ये सवाल जरा अनफेयर होगा पूछना कि कितने डेफिनेटिव टाइम, कितने टाइम के अंदर जो है ये हम पहुंच जाएंगे अंदर और वहां से वर्कर्स को निकाल सकेंगे। आप इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारत के अंदर जो सबसे अच्छी एडवाइस है, टेक्निकल एडवाइस जो है, सबसे अच्छी एजेंसीज जो है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जो है, एंड द टीम वर्क ऑफ सो मेनी एजेंसीज पुट टुगेदर, दैट इज द assurance that we have at the moment, which will deliver. A time line at this time, I think, is not really necessary for us to establish. सर इधर Take a question from the last row. Please identify yourself and your organization. मैं प्रशांत हूँ। हसनैन साहब, Just some supplementary. एक सेकंड, सेक्रेटरी साहब भी कुछ देखिए, कहेंगे। जो अभी हम लोगों ने प्रयास किए, जनरल साहब ने आपको बताया, हर प्रयास की एक अलग अलग एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो ऑगर वाज सपोज टू बी द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट, पर उसके बाद एक स्केयर ये हुआ कि उस जगह और फर्दर कुछ आवाजें हुई थी, तो इट वाज एडवाइजेबल बाय जो जियोलॉजिस्ट है कि ये फेस इतना अनसेफ हो सकता है कि आपको पूरा अबंडन करना पड़ सकता है। इसलिए एज ए एडवांस प्रिकॉशनरी मेजर सारी मशीनें हम लोगों ने बुलवा ली हैं, वो सारे हमारे रेडीनेस होती चली जा रही है कि जरूरत पड़ेगी तो वर्टिकल, सामने से दूसरी तरफ का हॉरिजॉन्टल, वो तो काम शुरू करा दिया। अब अभी भी जो है सबसे बेस्ट काम जो है वो हमारा ऑगर मशीन है। यदि ये सफल हुआ तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। उस काम को हमने दोबारा चालू करा दिया है, जो इतने 3-4 दिन से रुका था, कारण थे जिसके, क्योंकि ये ससेप्टिबल फेस था, तो इसलिए हमने बाहर के वर्कर्स की सुरक्षा का इंतजाम पहले किया पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि हम जो सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, निकालने के लिए उनकी सुरक्षा को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उसके साथ हमने अमेरिकन ऑगर का काम दोबारा शुरू कर दिया। ये सफल हुआ तो जैसा उस दिन भी मंत्री जी ने बताया था 2, 2.5, 3 दिन का काम बचेगा, पर यदि ये किसी ऐसी चीज में फंस गया जो बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है कि हार्ड रॉक आएगी तो आदमी अंदर जाके काटेगा, स्टील आएगी तो गैस लाइटर से काटेगा, वो सारी मशीन भी पहुंचाई हुई है। तो हम लोगों को एक रीजनेबल विश्वास है कि वो सफल होना चाहिए। यदि वो सफल हो जाता है तो बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी, पर यदि किसी वजह से वो सफल नहीं हुआ तो इंटरनेशनली सबसे साउंड तरीका जो माना जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस साइट की ड्रिफ्ट बनाने का, वो काम भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इंडियन आर्मी के थ्रू शुरू कर दिया है। तो उसमें हो सकता है 10-12 दिन का टाइम लगे। वर्टिकल की भी तैयारी करके रख ली है, उसकी भी मशीनें पहुंचा दी हैं। लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल टनल जिसके 12-15 दिन लग सकते हैं, उसकी भी तैयारी करवा ली है। तो इसलिए जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं सबकी तैयारी कर दी है, और राइट नाउ जो इंटरनेशनली बेस्ट पॉसिबल 2 ऑप्शंस आते हैं एक्सपर्ट्स एडवाइस के, ऑगर और ये राइट साइड की ड्रिफ्ट, उस पर सामने से काम चालू है, और पीछे से हॉरिजॉन्टल जो टेहरी THDC कर रही है वो काम चालू है। उसमें तो 35-40 दिन लग सकते हैं, पर वो काम भी चालू है, और लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वो भी चालू है। वर्टिकल के हम लोगों ने एक्सट्रीम केस की इमरजेंसी के लिए सारे इक्विपमेंट मोबिलाइज कर दिए हैं, पर वहां पे थोड़ी फ्रेजाइल जियोलॉजी है, तो वर्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको यदि कर पाए तो ये जल्दी खत्म कर लेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। पर एक जरूर विश्वास है कि सारे लोग जीवित आएंगे, सुरक्षित आएंगे। Last row. Yeah, please go ahead with
with your question, please identify yourself and your organization. प्रशांत बोल रहा हूँ सर, न्यूज 24 से। मेरा सवाल बस इतना ही है कि जितना समय लग रहा है आप लोगों को, लाइफ थ्रेट कितना असेसमेंट कर रहे हैं आप लोग, सर्वाइवल कितना असेसमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से समय लगेगा, क्योंकि अंदर कुछ लोग बीमार भी होंगे, बाकी चीजें भी हो रही होंगी, तो उसका और कम्युनिकेशन कब तक स्टैब्लिश कर लेंगे आप लोगों से बातचीत करने का? मैं समझता हूं ये सवाल आपका अच्छा सवाल है और एक्सपेक्टेड सवाल है, जो होना भी चाहिए। ऐसी हालत में ह्यूमन सर्वाइवल जो है बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अलग बनी होती है, उसका सर्वाइवल सिस्टम अलग होता है। मगर मैं अगर समझता हूं कि अगर ये एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम हालत होती, माइन के अंदर फंसे हुए 1000 फीट पर नीचे अंधेरे में, बिना लाइट, बिना ऑक्सीजन, नो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, नो सिस्टम ऑफ सेंडिंग एनी सर्वाइवल रैशन, तो सर्वाइवल तो कुछ दिनों का ही होता। अभी आप देखिए कि साधन कितने बना चुके हैं हमारी एजेंसीज, मिनिस्ट्री ने मिलकर, जो है जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने, इन सब ने मिलकर जो काम करा है वहां पर, उसमें आपको मैंने सबसे शुरू में तभी यह समझाया कि आपने आपको उनकी हालत में देखें तो 2 किलोमीटर का तकरीबन इलाका है, अंदर टनल है, जिसके अंदर हवा है, ऑक्सीजन भी है अंदर। ऑक्सीजन के अब जो है 2 साधन हो गए हैं जाने के अंदर, 2 पाइपलाइन हो गई हैं, पानी भी है अंदर सर्वाइवल के लिए। थोड़ा स्ट्रेंथनिंग के लिए उनको विटामिन की टैबलेट्स भी दी जा रही हैं। और अब जब थोड़ी और बड़ी पाइपलाइन बन गई है, 4 इंच से अब 6 इंच हो गई है, तो गर्म खाना भी शायद पैक करके अभी उसका ट्रायल चल रहा है। अभी वो पाइपलाइन थ्रू नहीं है पूरी, वो बंद तो गई है, मगर उसके अंदर से कितनी जल्दी हम पैसेज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर के जरिए, वो आज शाम तक या कल तक शायद उसका यकीनन मालूम हो जाएगा हमको। तो जब ये सब चीजें अंदर जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं फिर टाइमलाइन तो नहीं दूंगा इस पे, बट ह्यूमन सर्वाइवल बहुत दिनों तक चल सकता है, राइट? आपको मालूम है कि मैं आर्मी का हूं। आई कैन टेल यू एज अ सोल्जर, मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे अगर लड़ाई की हालत में भी सर्वाइवल राशन पे रखो, सिर्फ सिंपल सर्वाइवल राशन, गुड़ और चने के ऊपर भी, तो मैं 10 से 12 दिन तो ऐसे भी बिना, शायद पानी के भी बिना रह सकता हूं। तो दीज आर एक्सट्रीम कंडीशंस, एंड कोई नहीं कहता कि बिल्कुल उनके पास वहां किसी तरह की लग्जरी है अंदर, मगर ऐसी हालत में द बेस्ट दैट कैन बी गिवन इज बीइंग गिवन, एंड एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। जो सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया आपको, मैं उसको रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक तरीका इस्तेमाल करिए, अगर वो फेल हो गया फिर सोचिए दूसरे के बारे में, और वो आए तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। जब वो फेल हो जाए तो तीसरा तरीका इस्तेमाल करें। मगर एक चीज होती है साइमल्टेनिटी, एक साथ करना, चाहे कोई बात नहीं रिडंडेंसी हो, 4 तरीके 5 तरीके आप इस्तेमाल करें, 2 फेल हो जाएं, 3 फेल हो जाएं, कम से कम 1 या 2 सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के तौर पर जो है सरकार काम कर रही है। Yeah, please go ahead with your question, please. Speaking on behalf of CNN News 18, my question is to Anurag sir. सर 2 पार्ट हैं। पहला ये, जब बरकोड एंड की बात कर रहे हैं आप, तो क्या TBM मशीन, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसका इस्तेमाल हो सकता है? संभावना कम है तो क्यों है? पहला पार्ट ये। दूसरी बात ये कि ऐसे टेरेन्स पे आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, 10 दिन का समय बीत गया है, बहुत लंबा समय है, डेफिनेटली बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग है। आगे ऐसी सिचुएशन ना हो, अगर सिचुएशन हो तो कम से कम समय में रेस्क्यू हो सके, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स क्या स्टेप्स ले रहे हैं? सामने साइड से टनल बोरिंग मशीन यूज की जा रही, दैट इज कॉल्ड ए माइक्रो टनल बोरिंग मशीन। THDC उसी पे काम कर रही है, जो कि करीब करीब 1.2 डाया की टनल बन रही है। इनिशियली फॉर सर्टेन डिस्टेंस, जब जनरल साहब अपनी ब्रीफिंग में बता रहे थे कि शुरुआत में 6 मीटर काम हुआ एक दिन में, 5-6-7 मीटर की बात, वो ब्लास्ट करके थोड़ा बड़ा होल बनाया जाता है। उसके बाद माइक्रो टनलिंग की मशीन जो TBM है, वो रिलेटिवली 10, 12, 15 मीटर तक डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटा आगे तेजी से जाएगी, तो उस हिसाब से उसका मूवमेंट आगे होगा। जो लेफ्ट से हम लोगों ने RVNL से टनल करवा रहे हैं, जो कि करीब 170 मीटर की होगी, वो भी TBM से करवा रहे हैं, वो 90 सेंटीमीटर की करवा रहे हैं। उसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा होगी, 20-25 मीटर के आसपास आ सकेगी। तो इस प्रकार से हमारे प्रयास चल रहे हैं।
दूसरी बात जो बताई आपने हादसे की, देयर इज एन एसओपी। वो एसओपी के तहत काम हुआ, पर कई बार कुछ चीजें समय नहीं देती हैं। तो इसके बाद हम लोग, जैसा शुरू में बात की, कि हम लोग अपना इस समय लाइफ सेविंग पे फोकस कर रहे हैं, साथ में सारी चीज डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली विल हैव अ रीलुक एट व्हाट शुड बी डन। वैसे इन सब चीजों के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं विच आर नॉर्मली फॉलोड। रवीश जी बोलिए। है इसमें ऑगर को आपने सबसे अच्छा तरीका बताया है कि अगर वो अच्छा काम करता है तो हम 2 से 3 दिन में रेस्क्यू कर लेंगे। सर क्या वर्टिकल जो खुदाई है उसमें सर क्या दिक्कत आ रही है, और अगर ऑगर फेल होता है तो हमारे पास आप कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट जो ड्रिल है जो आर्मी कर रही है वो भी है, तो इन दोनों का सर ऑगर के अलावा अगर इन दोनों पर थोड़ा सा और जानकारी हम लोगों को दे सकें तो। जैसे मैंने शुरू में बताया, इंटरनेशनली जो सबसे पहले प्रैक्टिस मानी जाती थी वो ड्रिफ्ट करने की मानी जाती थी। ड्रिफ्ट इज बेसिकली सिक्योर साइड से आप एक हल्की सी लोहे की प्लेट्स डालते जाते हैं और नीचे से उसकी स्क्रबिंग करते चले जाते हैं, तो नीचे एक टनल, माइक्रो टनल बन जाती है करीब करीब 1.5 मीटर हाइट की। वो काम शुरू करके, और वो इंटरनेशनली सबसे अप्रूव तरीका माना जाता है, फेल सेफ तरीका है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई कि वो जल्दी से पाइप के थ्रू ड्रिल करके निकाल देती है, पर उसमें मान लीजिए स्टील है तो अगर स्टील को नहीं काट पाता, बट वहां पे हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की है। वहां पे एक लोग हैं जो अंदर उस पाइप के अंदर जाके गैस लाइटिंग से काट सकते, उनको भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने मोबिलाइज करके साथ में ले लिया है। तो इसलिए हमें बहुत रीजनेबल विश्वास है कि ऑगर सफल होना चाहिए, और नॉर्मली ऑगर भी रीजनेबल प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये 2 अपने आप में काफी हैं। पर फिर हमने बाकी सारी व्यवस्थाएं क्योंकि 17 तारीख को जब वहां पे अर्थ का मूवमेंट हुआ तो एक बात बताई एक्सपर्ट्स ने कि ये चीज आपकी खतरे में पड़ सकती है कि यहाँ पे कहीं और चीज ना कुछ हो जाए एज ए सेकेंडरी इवेंट, क्योंकि वो जैसा आपने बताया फ्रेजाइल जियोलॉजी है। तो उस घटना में उसके बाद हम तैयारी करें, उससे बचने के लिए हमने बाकी सभी ऑल्टरनेटिव तरीके कर दिए, क्योंकि फ्रेजाइल इकोलॉजी है इसलिए वर्टिकल हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल माना जाता है। ड्रिफ्ट इज अ फेल सेफ मॉडल, पर उसमें 12-15 दिन लगने की बात होती है, इसलिए हम लोगों ने इन 2 पे काम इमीडिएटली शुरू किया था। एंड दैट इज कि यदि कोई दूसरी चीज नहीं तो उसकी भी हमने सिक्योरिटी कर दी है, इसलिए रीजनेबल कॉन्फिडेंस है कि इन्हीं में काम हो जाता है, बट बाकी सब पे काम शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न हम सामने से लेंगे। सर निशांत राय, न्यूज नेशन से। अगर बात की जाए सर वहाँ का मौसम कितना साथ दे रहा है, क्योंकि अभी आने वाले समय में मौसम लगातार खराब होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? मोटे तौर पे अभी तो जो मौसम है रीजनेबली साथ दे रहा है। अभी नवंबर का महीना है और अभी हम लोग जब 6 इंच का पाइप डाले थे तो उस समय हम लोग वी आर ऑल्सो एग्जामिनिंग कि कैन वी सेंड सम स्मॉल वार्म, जो ओढ़ने के लिए चादर टाइप, शॉल टाइप होती है। बट जहाँ तक हमारी जानकारी, जब वो ट्रैप दोनों तरफ से होते तो अंदर सर्दी नहीं होती, गर्मी होती है। इवन टनल में जो नॉर्मल इस साइड काम करते हैं तो थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है, बाहर आके आपको सर्दी लगती है टनल के। तो इसलिए हमें लगता है कि उसके पहले हम लोग निकाल लेंगे। जैसा पहले मैंने विश्वास करके आपको बोला कि जैसे भी होगा सुरक्षित निकालेंगे। समय अलग अलग प्रयास में कौन से प्रयास से सफलता मिलती है उसकी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 मीटर पे है। दिस इज अबाउट 6500 फीट हाई। तो आप समझ सकते हैं नैनीताल, मसूरी इस तरह की हाइट है तकरीबन। टेम्परेचर्स उसके मुताबिक होंगे। तो इस वक्त ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी है इस साल। गनीमत है कि उस तरह का विंटर अभी तक नहीं आया है, और इससे पहले के आए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इनको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एंड आफ्टर दैट पास टू Rashtriya Sahara. Mohit from Times Now. Sir, as you were talking about the difficult terrain, and sir has also informed, that is one of the major
aspect that has stopped the rescue operation, or rather has hindered the rescue operations. When the rescue operations resumed, there has been pause due to the difficult terrain. So is there a timeline that we can expect that a proper terrain study would be done, that in that particular time proper drilling would be done? As Sir said, that it's around 60 meters of a space that they need to cover, and they're around 25 meters. Another question is, sir, about the health of the workers, because Sir has spoken about that, how the medicines will be provided. So how exactly is the health conditions of all those workers, and how difficult would be after they are being taken out, that what exactly would be the precautions that will be taken, sir? I'll take on the second two parts of your question and then pass it on to the Secretary Saab to give you the first part. Second part I can tell you, post event को भी हम देख रहे हैं, ये नहीं कि हमारी नजर उस तरफ नहीं है. Once the extrication takes place, which it will happen, rescue will happen, arrangements are being made to probably fly them out from there at the earliest to Dehradun. That's the recommendation we have also, and the necessary resources for that will be mustered. As you can see, already the Indian Air Force has been working overtime in bringing in a tremendous amount of equipment into this area. All you need is ultimately 2 sorties of Mi-17 to actually take them to Dehradun, which will be in a matter of half an hour to 45 minutes, right? We are conscious of this fact that psychosocial effect will be most profound. This is something we are fully aware about, that a person in an enclosed space for that long a period, the psychosocial effect is going to be quite profound. So for that, this Uttarakhand SDMA has already made arrangements. In fact, you will be happy to know that there are already 2 experts at the site itself. And once communication is established, we hope that they will be able to render advice on the communication line inside to the stricken workers inside. So all that has been taken care of. To go back to your question on timelines, I think Secretary Saab has already explained it. He will explain it again as to the different directions in which, how long it is taking, but all of them have redundancies built into them, right? Something can take 2 months, something can take the fastest method, which we are looking at, the auger going through successfully, is about 5 days perhaps. And if it doesn't work that much, then this whole system of the drift, that is the scraping of the sides of the tunnel and creating an opening inside, may take the better part of about 15 days or a little more. So that's the broad timelines on which you should be looking at this whole thing. On this, lastly, on the survivability, on this question which I have already answered, survivability is one of the most important things in our mind at the moment. And that is why so far survival for 10 days on gram and good and things like that is good enough. But the first instance, the 6-inch pipeline is declared successful in terms of being able to transport items inside. Cooked food will go inside. And the moment you start having cooked food going inside, hot food going inside, automatically the health pattern will change with that. Yeah, Roshan? जैसे आपने कहा कि फर्जाइल जियोलॉजी है, और अभी हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले, जैसे जोशीमठ का मिला, पूरी जोशीमठ ही खिसक के नीचे आ गई, और अभी इस बरसात में हमने देखा बहुत सारे होटल नीचे आ गए थे, गिर गए थे. तो क्या ये जो 8 लेन की सड़कें पहाड़ों पर बन रही हैं, क्या उसमें चेंज होगा? क्या उसकी आप जो स्ट्रेटेजी है उसको बदलेंगे क्या, कि वहाँ 8 लेन की सड़कें नहीं बननी चाहिए, वहाँ इकोलॉजी खतरे में? Operation tak. वैसे at some other time I'll discuss, if you want I can call you and discuss, but let's focus on the rescue operation. But 8 लेन की सड़क कहीं पूरे पहाड़ में नहीं बन रही. Let me just put, please. The next question. 8 लेन की एक भी सड़क नहीं बन रही पहाड़ में. I can see on record. सर this side, इस साइड ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज से. मेरा सवाल इधर सर, मेरा सवाल ये है कि जो आपकी ऑगर मशीन काम कर रही है वहाँ पर, जितने हिस्से तक पहले पहुँच चुकी है, जो बाकी का हिस्सा है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, बीच में पत्थर या रॉड नहीं आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या इसका अंदाजा बता सकते हैं कि कितना टाइम जनरली बोरिंग में लगेगा उस हिस्से में जो बचा हुआ है? और दूसरा सवाल यह है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि DRDO का जो रोबोट है दक्ष,
उसका भी उपयोग कर रहे हैं, तो उसको लेकर सर क्या जानकारी है? थैंक यू। ये जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने पहले भी बोला, इफ एवरीथिंग कम्स आउट फेवरेबल, कि सिंगल गो में मेरी वो मशीन क्लियर कर दे, सिर्फ 2 से ढाई दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जो काम हमने आज थोड़े सुबेरे शुरू कर दिया, तब से 2-2.5 दिन इज द लिमिट। बट उसमें मान लीजिए कोई चीज़ हार्ड रॉक आ गई, तो हमें अपनी मशीन निकालनी पड़ती है, आदमी अंदर भेजना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें 5-5 घंटे की वी कॉल इट टाइम पेनल्टी। तो वो कितनी बार करना पड़ता है उसके हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। पर यदि किस्मत अच्छी रही और एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, तो 2-2.5 दिन के अंदर वी शुड बी एबल टू रेस्क्यू दैट। और जो आपने बताया DRDO ने जो रोबो भेजा था, उससे हम लोग उसके ऊपर तक देख पाए कि कैनोपी कैसी बनी है, क्या बनी है, उसका फ़ायदा। और ड्रोन भेजा था उन्होंने, और उसको चला के हम लोगों को अंदर का काफ़ी विजुअलाइजेशन हुआ, जिससे हमें काफ़ी मदद मिली। जैसा शुरू में जनरल साहब ने बताया था, सारी एजेंसीज जो पॉसिबल मदद है मिलके कर रही हैं, क्योंकि ये वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मजदूरों की जान के सामने बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। सो ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्ट ऑफ वॉट एवर इज गुड एडवाइस वी कंसीडर। वहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स जियोलॉजी 5-6 ऑर्गेनाइजेशन के, प्लस इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष को हमने बुलवा लिया था। राइट ऑन 12th इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के पूरा जो इकोसिस्टम है उनको एक्टिवेट कर दिया था। हमारे देश में जितने PSUs हैं जिनके पास जियोलॉजिस्ट अच्छे होते हैं, टनल एक्सपर्ट्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, उन सबको कांटेक्ट कर लिया था, और उनमें से कुछ खास लोगों को बुलवा लिया है मौके पे। और एक कॉमन तरीके से देख के, क्योंकि अंदर 41 मजदूर हैं, रूटीन में यदि ऐसा नहीं है कि ऐसे जब कंस्ट्रक्शन होता है, होती है कई बार घटना, पर वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप उन चीज़ों को साफ कर लेता है। मजदूर अंदर नहीं होते तो हम लोग बॉदर भी नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर अगले 15, 20, 25 दिन में इसका ट्रीटमेंट कर आके जो करता वो करता। बट क्योंकि मजदूर है, इसलिए ये सारे रिसोर्सेज उस पर एक साथ लगाए जा रहे हैं। Sir, this is one question from the Hindu Business Line. Just one clarification. Sir was explaining on 16th horizontal drilling using auger was done, and at 21 to 22 meters there was a rock formation which was found. So has that effort been stopped, or a detour is being planned? Sir, if you could get more clarification on that. एक्चुअल में कंटिन्यूएशन में होता तो उसको रॉक को तोड़ के हम लोग आगे जाते, पर जैसा मैंने बताया उस दिन एक बहुत बड़ा स्केयर हुआ था, साउंड बहुत ज़्यादा तेज आई थी, एक्सपर्ट्स ने बोला कि इस समय अनसेफ है काम करना, तो टीम हैड टू बी विड्रॉन फॉर देयर सेफ्टी। यदि आप किए गए बोर को वहीं छोड़ दो तो उसके आगे फिर वो खिसकता नहीं, कुछ दिन में जम जाता है। तो देयर इज अ टेलीस्कोपिक मेथड। तो 900 mm के अंदर 800 mm का पाइप डाल रहे हैं। ओरिजिनली भी ये प्लान किया था, जब आप लोगों को शुरू में पता लगा होगा कि पहले दिन दिल्ली से मशीन बुलाई थी, वो 900 mm की थी, उसी समय हम लोगों के प्लानिंग में ये बात थी कि यदि ज़्यादा कुछ कहानी हुई तो हम लोग को टेलीस्कोपिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो 800, उसी के अगले दिन हमने इंदौर से 800 mm की मशीन भी बुला ली थी। इस बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बड़े मतलब आई हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन, तो उसने अपनी मशीन को बाहर निकाल के 800 mm में कन्वर्ट कर दिया। बट पहले दिन जब मुझे बताया गया था कि 800 mm में कन्वर्ट करने में एक दिन लगेगा, तो मैंने लगा शुड आई लूज 1 डे, तो इसलिए 800 mm की मशीन भी बुला के रख ली थी हम लोगों ने। तो आज जो सवेरे काम शुरू किया वो 800 mm पे काम किया है। तो अभी पहले 24 मीटर तो 22 मीटर तो बड़े आराम से जल्दी से पहुंच जाएंगे, केवल वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें लगभग एक वेल्डिंग में 3 घंटा लगता है। और वेल्डिंग करने के बाद आगे जब चलेगा अगर, तो फिर जो स्पीड आती है कि करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे में 6 मीटर चला जाता है, फिर अगला एक पाइप वेल्ड करते, तो उस तरीके से हमारा एस्टिमेशन है कि यदि दोबारा ऐसी अड़चन नहीं आती तो 2-2.5 दिन में पहुंच जाना चाहिए। अड़चन आएगी तो हर बार हमें बाहर निकाल के 4-5 घंटे का काम करना पड़ेगा। नहीं, मोटे तौर पे जो असेसमेंट है, शुरुआत के टाइम में रबल है, उसके बाद एक आध कोई हार्ड रॉक है 10-12 मीटर की, उसके बाद फिर वापस से रबल मिलना चाहिए। और दूसरी जो रास्ते में अड़चन की संभावना है कि ऊपर से जो स्टील प्लेट लगी रहती है टनल में, वो जो गिरी, वो यदि कोई इस रास्ते में आ जाए, हालांकि उम्मीद तो है कि जो गिरती है तो स्टील प्लेट सबसे पहले गिरती है तो नीचे होनी चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं। बट यदि कोई आड़ा तिरछा कैसे क्या चीज़ गिरी है उसके बारे में आप कोई भरोसा नहीं कर सकते, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स। Number 25. Mohanty from Telegraph. I was asking that these experts who have come, one Australian experts also, is there a expert group of experts committee which is selecting these international experts? Who has hired these experts, international experts? ये जो इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन है, दे वॉलंटरीली कम,
I mean, they are our constant advisor. We have got groups. We have got a chief engineer tunnel who coordinates with all these people. So they are already well connected in a collaborative network. And in such situation, nobody asks anything, they just come. And then we'll see how to ensure if they need something. Otherwise, the International Tunnel Association experts, and we are, our team is also member of that association, so they have come just to assist their association. Other experts have been voluntarily sent by, like I said, one private company had asked to. They have sent there on their own. And one international expert has come, called by the contractor who was doing this work. Plus, the PSUs which are working with us, those geologists are there. So all these 5, 6, 7 people consult together, and then we finally get the decision, okay, what should be done, what should not be done. I do just want to add that there is tremendous interest from around the world which is being generated, displayed. And we have been in touch online with many more people than the number who have come physically to give advice to the ministry or to the agencies which are working there. So there's a constant sort of a contact which is being maintained with different organizations around the world, taking their advice. And besides that, regular meetings are taking place in the PMO, attended by both Secretary Saab, myself, the other members of the NDMA, important other secretaries, the highest level, other concerned agencies, the heads of the agencies. All of us have been meeting there. It happened yesterday evening also, it happened this morning also. So it is not for any lack of consultation. Almost everything in terms of consultation that is happening on the ground at the moment. This is an assurance I wish to give to the public through your media. Thank you very much. With that, we come to the close of this media briefing. We'll be regularly in touch with you through communication, and we'll be briefing you on regular basis. Thank you very much, and thank you, General Hasnain, and thank you, Mr. Anurag Jain, for sparing your time. Thanks a lot.